आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं मैं क्लास 11th एनसीईआरटी के चैप्टर 2 की बिगनिंग लेक्चर। इसके पहले चैप्टर 1 हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, जिसके वीडियोस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। ये एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 है। वो स्टूडेंट जो 11th क्लास में है उनके लिए आज का लेक्चर होगा। जो चैप्टर 2 हम लोग देखने वाले हैं बेटा, उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। दिस इज द नेम ऑफ चैप्टर नंबर 2 विच वी हैव टू डिस्कस। जो चैप्टर आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, इस लेक्चर को शुरू करने से पहले सबसे स्टार्टिंग में, शुरुआत में हमारे लिए जरूरी है हम ये समझें कि व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ दीज टू टर्म्स, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसके पहले वाले चैप्टर में क्लासिफिकेशन पे बहुत सारी चर्चा हुई। क्लासिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने जाना कि जितने भी वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जितने भी लिविंग इंडिविजुअल्स होते हैं, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। बहुत अलग अलग उनमें लक्षण है, बहुत सारे उनमें अंतर होते हैं, बहुत सारे उनमें सिमिलरिटीज होती हैं। तो किसी भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में या पर्टिकुलर इंडिविजुअल में जो सिमिलरिटीज होती हैं या जो अलग अलग इंडिविजुअल्स के बीच में डिफरेंसेस होते हैं, उनके बेसिस पर अगर हम उनको अलग अलग कैटेगरीज में बांट देंगे तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे, क्लासिफिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि द क्लासिफिकेशन इज पॉसिबल इन बोथ द केसेस, आइदर द इंडिविजुअल आर लिविंग और नॉन लिविंग। मतलब इंडिविजुअल जो है अगर वो लिविंग है तो भी हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं, किसी ग्रुप में बना सकते हैं, उसको ग्रुप में बांट सकते हैं, और अगर वो नॉन लिविंग है तो भी बांट सकते हैं। मतलब क्लासिफिकेशन इज नॉट वेरी मच स्पेसिफिक फॉर द लिविंग्स ओनली, इट इज द टेक्निक विच इज एप्लीकेबल इन बोथ द केसेस, इन लिविंग वर्ल्ड एज वेल एज इन नॉन लिविंग वर्ल्ड। तो लिविंग और नॉन लिविंग वर्ल्ड में कभी भी अगर इंडिविजुअल को उनमें पाई जाने वाली सिमिलरिटीज या उनमें पाए जाने वाले डिफरेंसेस के बेसिस पर हम लोग उसको अलग अलग ग्रुप में बांटेंगे तो वो बात क्या हो गई, उसका मतलब क्या हो गया, क्लासिफिकेशन। और बायोलॉजिकल टर्म लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि लिविंग वर्ल्ड को। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हुआ कैटेगराइजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इनटू स्पेसिफिक ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज और द डिससिमिलरिटीज प्रेजेंट इन देम और ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट इन देम। तो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में या बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो उनमें कैरेक्टर्स पाया जाता है, उसके बेसिस पर अगर हम उनको स्पेसिफिक ग्रुप्स में, रेस्पेक्टिव ग्रुप्स में क्या करें, क्लासिफाई कर दें, उनको ग्रुप्स में रख दें, तो दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको अगर हम क्या करें, स्पेसिफिक ग्रुप्स में कैटेगराइज करें उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पर, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को उनके ग्रुप में कैटेगराइज करने का जो प्रोसेस है, दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसी को हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि जब से सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई, आप हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो जैसे जैसे हमारा अर्थ बना, उसके बाद जैसे जैसे सिविलाइजेशंस बनी, तो ह्यूमन बींग्स ने या सबने अपनी जरूरत के हिसाब से क्लासिफिकेशन शुरू कर दिया था। जैसे कि शेल्टर के लिए हमारे पास या फूड के लिए हमारे पास कौन सा, अगर हम प्रॉपर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमको फूड मिल सकता है, कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमारी क्लॉथिंग की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। इस तरीके से अलग अलग नॉन साइंटिफिक वेज में क्लासिफिकेशन का स्टार्ट जो था वो सिविलाइजेशन के इनिशियल स्टेज में ही हुआ। जैसे जैसे सभ्यताएं विकसित होती गईं, उसी के साथ साथ ये क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट भी आता गया, लेकिन दैट क्लासिफिकेशन वाज नॉट साइंटिफिक एट ऑल। लेकिन वो साइंटिफिक नहीं था, वो वैज्ञानिकता पर, वैज्ञानिक तथ्यों पर तो आधारित नहीं था, लेकिन शुरुआत हो गई। तो सबसे पहले एक फिलोसफर के बारे में आपने एक फिलोसफर का नाम सुना ही होगा, जिनका नाम है एरिस्टोटल। ठीक, एरिस्टोटल, ये आप नाम सुना होगा अपने, ऑफकोर्स, और मुझे पता है कि आप में से कई ने बोला होगा कि दिस इज द मैन हु इज कॉल्ड फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। तो जूलॉजी और बायोलॉजी के फादर जो कहे जाते हैं एरिस्टोटल, ऑफकोर्स इन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के साइंटिफिक अटेम्प्ट को स्टार्ट किया।
दिस इज द मैन हु हैज फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टेड क्लासिफाइंग इंडिविजुअल्स ऑन द साइंटिफिक बेसिस। वैज्ञानिकता के आधार पर, साइंटिफिक बेसिस पर सबसे पहले क्लासिफिकेशन की शुरुआत एरिस्टोटल नाम के साइंटिस्ट ने की, और एरिस्टोटल नाम के फिलोसोफर साइंटिस्ट ने की। और उन्होंने किया क्या कि उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, ठीक, जो उनकी जानकारी में था, एज मच पॉसिबल जितना हो पाया, उसको उन्होंने क्या किया, उन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में दो कैटेगरी आमतौर पर होती है, आप सभी को पता है, इजिली आप देख सकते हैं, प्लांट्स होती हैं, प्लांट्स होते हैं और एनिमल्स। तो उन्होंने एक क्लासिफिकेशन का स्टार्टअप कैसे किया कि प्लांट्स को कैसे क्लासिफाई किया। उन्होंने सबसे पहले साइंटिफिक बेसिस पर प्लांट्स को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया। कौन कौन सी कैटेगरी उन्होंने बनाई? सबसे पहले जो शॉर्ट स्टेम था, लेस देन 1 मीटर, जिनका स्टेम 60 होता था, 1 मीटर से कम, एंड वॉज ग्रीनिश, जो हरे रंग का था, एंड द स्टेम वॉज वीक आल्सो, और उनके जो तने थे वो कमजोर होते थे। तो वीक स्टेम वाले, वीक और ग्रीन स्टेम वाले ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके स्टेम्स की हाइट लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से कम होती थी, उन प्लांट्स को उन्होंने एक ग्रुप बनाया और उसमें उसको क्या नाम बोल रखा, हर्ब्स। तो पहला ग्रुप उन्होंने बनाया हर्ब, जिनका ग्रीन स्टेम था, वीक स्टेम था और लेस देन 1 मीटर, 1 मीटर से कम था। फिर दूसरा उन्होंने बनाया श्रब, जिनका स्टेम मोर देन 1 मीटर था और जो थोड़ा बुशी थे, झाड़ियों जैसे, यानी कि इनका जो श्रब्स थे, इनका स्टेम इट वाज क्वाइट स्ट्रॉन्गर देन हर्ब्स। हर्ब्स के कंपैरिजन में इनका स्टेम जो था वो ज्यादा मजबूत था और वो बुशी थे, झाड़ियों जैसे थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या दूसरी कैटेगरी डेवलप की, वो थी श्रब्स के बाद फिर जो द प्लांट्स विच वाज मोर देन अ मीटर, 1 मीटर से ज्यादा थे, 2-3 मीटर के थे और वुडी था स्टेम उनका प्रॉपर, तो उसके लिए उन्होंने कैटेगरी बना दी ट्रीज। तो पहला प्लांट्स का साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्या था, हर्ब्स एंड ट्रीज। दे हैव द एरिस्टोटल हैव चोजन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक व्हिच वाज क्वाइट साइंटिफिक, कि स्टेम में कलर कैसा है, स्टेम की क्वालिटी कैसी है, वीक है, ऐसा वैसा सारी चीजों को कंसीडर करके हर्ब, फिर उसके बाद श्रब और उसके बाद ट्री। उसी तरीके से उन्होंने एनिमल्स को भी क्लासिफाई करने का अटेम्प्ट किया, और उन्होंने एनिमल्स को क्लासिफाई करने के लिए जो उन्होंने क्राइटेरिया यूज किया, दैट वाज प्रेजेंस ऑफ आरबीसी और रेड ब्लड कार्सेल या आरबीसी। तो उन्होंने आरबीसी को चुना, आरबीसी को एक क्राइटेरिया की तरह चुना और उसके बेसिस पर उन्होंने एनिमल को क्लासिफाई करना शुरू किया। और इसमें उन्होंने सारे एनिमल्स को 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक कैटेगरी उन्होंने बनाई इनेमा और एक थी इनेमा। तो इनेमा में क्या था, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनके पास था आरबीसी, जिनके पास आरबीसी थी उसको उन्होंने इनेमा के एक ग्रुप में रखा, और जिनमें क्या थी आरबीसी नहीं थी उसको उन्होंने क्या रखा, एनिमा। तो पहला फर्स्ट जो साइंटिफिक अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन का, वो किसके द्वारा शुरू किया गया, द फादर ऑफ बायोलॉजी, द एरिस्टोटल के थ्रू। फिर इसके बाद और भी साइंटिस्ट ने 1 बाय 1 करके अटेम्प्ट्स तो किए ही, कईयों ने फिर से प्रयास किया कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करें, लेकिन एरिस्टोटल से ही क्लासिफिकेशन ऐसे यूजुअली इनिशिएट हुआ था, शुरू हुआ था। इस वजह से ही फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी एरिस्टोटल को बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने आरबीसी को कंसीडर करके बहुत थोड़ा सा ज्यादा स्पेसिफाइड, ज्यादा साइंटिफिक टेक्निक निकाली। तो इस वजह से फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल को बोलते हैं। इनके क्लासिफिकेशन के लंबे अरसे तक बहुत भी क्लासिफिकेशन हुए। इनके जो प्यूपिल था, इनका जो शिष्य थे, जिनका नाम है थियोफ्रेस्टस, जिनको फादर ऑफ बॉटनी बोलते हैं, उन्होंने भी क्लासिफिकेशन पे अपना प्रयास किया, ट्राई किया, लेकिन काफी एक लंबा अरसा था जिसमें बहुत ज्यादा साइंटिफिक, बहुत ज्यादा प्रभावशाली कोई क्लासिफिकेशन के बारे में हम नहीं जान पाए। फिर कुछ इनके एरिस्टोटल के बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था कैरोलस लिनियस। ठीक, कैरोलस लिनियस नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कब 1735 में क्या किया, क्लासिफिकेशन, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की और एक स्टार्टअप की। ये जो कैरोलस लिनियस हैं,
इनका कंट्रीब्यूशन बायोलॉजी के फील्ड में बहुत है और इन्होंने ही सबसे पहले नॉमेनक्लेचर, यदि हम लोगों ने चर्चा की थी पिछले चैप्टर में कि नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन का जो प्रॉपर स्टार्टअप है उसको देने का काम कैरोलस लीनियस का ही था। इस नाते आपको पता है कि इन्हें कहा जाता है क्या, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या था बेटा, साइंस, द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर के साइंस को बोलते हैं टैक्सोनॉमी। तो दिस इज द मैन हु हैज लेड द फाउंडेशन ऑफ टैक्सोनॉमी स्पेशली, तो इस नाते इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। तो इस कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया, इन्होंने क्लासिफिकेशन को और आगे बढ़ाया एरिस्टोटल के बाद से, और इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उनके पास थे उनको उन्होंने 2 किंगडम्स में बांटा। कितने, 2 किंगडम्स में उनको बांटा, और उन किंगडम्स में से किंगडम नंबर 1 का नाम था प्लांटी, और फिर किंगडम 2 का क्या नाम था, एनिमैलिया। तो सबसे पहले एरिस्टोटल के बाद कैरोलस लीनियस नाम के साइंटिस्ट ने 2 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, जिसमें उन्होंने यूनिवर्स में पाए जाने वाले जितने भी पॉसिबल लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनको उन्होंने 2 कैटेगरीज दी। पहला था क्या, किंगडम प्लांटी, जिसमें उन्होंने सारे के सारे प्लांट्स को पुट रखने की कोशिश की, और फिर दूसरा ग्रुप उन्होंने, दूसरा किंगडम उन्होंने बनाया एनिमैलिया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि एनिमल्स के बारे में जितने भी एनिमल्स थे उसको उन्होंने रखा। कैरोलस लीनियस का ये जो क्लासिफिकेशन का तरीका था, इसमें उन्होंने 2 ही कैटेगरी बनाई, चूंकि प्लांट्स और एनिमल। लेकिन समस्या और भी आती है बेटा, क्या समस्या आती है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स थे वो यूकैरियोटिक होते हैं, एक सेल से मिलकर बने हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल्स जो थे मल्टी सेलुलर थे, बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं। जो एक सेल से मिलकर बने हैं उनमें भी कुछ सिंपलर न्यूक्लियस वाले यानी कि प्रोकैरियोट्स थे, कुछ यूकैरियोट्स थे। तो इन सभी की स्टडी सिर्फ इन 2 ग्रुप किंगडम्स में प्लांटी और एनिमैलिया में करना पॉसिबल नहीं था। इसलिए इनका ये जो लीनियस का क्लासिफिकेशन था इसमें भी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी। इसमें भी साइंटिस्ट ने सोचा कि इट मस्ट बी मॉडिफाइड, इसको किसी ना किसी तरीके से हमको मॉडिफाई करना चाहिए, क्योंकि बिना मॉडिफिकेशन के या भी ये क्लासिफिकेशन का जो तरीका है, ये जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट नहीं है। तो फिर इसके बाद मैं इसको इरेज करता हूं। तो कैरोलस लीनियस के बाद एक और साइंटिस्ट आए, उनका नाम था क्या, अर्नेस्ट हेकल। ये अर्नेस्ट हेकल नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने कब 1866 में क्या किया कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आगे थोड़ा सा सोचा, और उन्होंने क्या किया कि 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के आगे उन्होंने क्या 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। ये कौन थे, अर्नेस्ट हेकल। जहां तक 2 किंगडम की बात थी तो उसमें सारे प्लांट्स को प्लांटी में, और प्लांट लाइक कैरेक्टरिस्टिक जिनमें सेल वॉल वगैरह होती थी, और बाकी सेल वॉल लाइक जिनमें थी, जिनमें सेल वॉल नहीं था वो एनिमैलिया में रख दिया गया था। लेकिन अर्नेस्ट हेकल ने 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने 2 किंगडम को मॉडिफाई किया। मॉडिफाई करके उन्होंने किया क्या कि उन्होंने 3 किंगडम्स बिल्ड किए। पहला जो किंगडम था उसका नाम उन्होंने रखा क्या, पहला जो किंगडम था उसका नाम उन्होंने रखा प्रोटिस्टा। ठीक, किंगडम जो प्रोटिस्टा था, इस किंगडम प्रोटिस्टा में उन्होंने सारे यूनिसेलुलर इंडिविजुअल्स को रखा। उन्होंने जितने भी यूनिसेलुलर इंडिविजुअल्स थे उसके लिए उन्होंने बनाया किंगडम प्रोटिस्टा। फिर दूसरा एज यूजुअल किंगडम प्लांट्स के लिए, मल्टीसेलुलर प्लांट्स के लिए प्लांटी, और फिर तीसरा क्या था, एनिमैलिया। ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन नॉर्मली चला, प्रोटिस्टा, एनिमैलिया और प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमैलिया। ये 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन अर्नेस्ट हेकल के द्वारा प्रपोज किया गया। कैरोलस लीनियस के
टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई करते हैं। लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ गई। उसमें प्रॉब्लम्स क्या है बेटा कि जो ये प्रोटिस्टा बनाया उसमें उन्होंने सारे यूनिसेलुलर इंडिविजुअल्स को तो रख दिया, लेकिन वो जो यूनिसेलुलर इंडिविजुअल्स थे उसमें कुछ यूनिसेलुलर इंडिविजुअल्स तो ऐसे थे जिनमें क्या थी, वेल डेवलप्ड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पूरी तरह से विकसित सेल स्ट्रक्चर्स पाई जाती थी। कुछ ऐसे थे जो कि बहुत ही पुअरली डेवलप थे, एकदम एंशिएंट थे, उनमें कोई डेवलपमेंट नहीं था। तो यानी कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स थी और कुछ यूकैरियोटिक सेल्स से मिलकर बने हुए इंडिविजुअल्स थे। तो अब साइंटिस्ट को लगा कि नहीं, मस्ट बी मॉडिफाई, इसको भी हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इसको मॉडिफाई करने के लिए एक और साइंटिस्ट आ गया बेटा, और उनका नाम क्या था, कोपलैंड। ये कोपलैंड जो है इन्होंने कब 1938, ठीक, अर्नेस्ट हेकल के बाद कोपलैंड ने 1938 में क्या किया, ये जो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था उसको भी मॉडिफाई कर दिया। और उस मॉडिफिकेशन के बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। उन्होंने बताया कि ये जो थ्री किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो इररिलेवेंट है, अब ये एप्लीकेबल नहीं हो सकता, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है। और मॉडिफाई करके उन्होंने फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने क्या किया कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे उसको उन्होंने चार ग्रुप्स में बांट दिया। पहला जो ग्रुप उन्होंने बनाया वो था क्या, मोनेरा। इस मोनेरा में क्या थे, सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक इंडिविजुअल्स को रख दिया, ठीक। फिर दूसरा ग्रुप बनाया उन्होंने प्रोटिस्टा। इस प्रोटिस्टा में उन्होंने सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को, तो यहाँ पे प्रोटिस्टा में वही प्रॉब्लम आ रही थी कि यूनिसेलुलर यूकैरियोट और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स दोनों को एक साथ रख दिया गया है, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स को। तो वो प्रॉब्लम उन्होंने सॉर्ट आउट कर दी कि मोनेरा में सिर्फ प्रोकैरियोट्स को रख दिया गया, यूनिसेलुलर्स को, और प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रख दिया गया। फिर तीसरा किंगडम एज यूजुअल क्या था, प्लांटी मल्टीसेलुलर सेल वॉल कंटेनिंग्स के लिए, और चौथा क्या था, एनिमैलिया, जिसमें सारे एनिमल्स को रखा गया। ये फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। इस फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में भी एक प्रॉब्लम और आ गई। वो प्रॉब्लम क्या है कि एक प्लांट्स का एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप ऐसा था जिसमें कुछ कैरेक्टर्स जो थे वो किससे, एनिमल से मिलते थे, और कुछ कैरेक्टर प्लांट से मिलते थे। वो कौन से थे, फंगस। तो फंगस के साथ समस्या क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी बेटा, कि उनमें सेल वॉल पाई जाती थी, और उस सेल वॉल की वजह से वो प्लांट्स के साथ कैटेगराइज कर दिए जाते थे। हालांकि उनकी जो सेल वॉल थी वो क्वाइट क्या थी, वो प्लांट्स की तरह नहीं थी, सेल वॉल में के कंपोजिशन में डिफरेंस था उनमें, लेकिन सेल वॉल तो थी ही जो कि प्लांट का कैरेक्टर था। तो सेल वॉल के होने की वजह से वो प्लांट्स के साथ कैटेगराइज होते थे, लेकिन उनके साथ दूसरी प्रॉब्लम ये आती थी कि वो हेटेरोट्रॉपिक थे, फ्रूट नहीं बना सकते थे, जो कि एनिमल का कैरेक्टर था। तो अब उनको प्लांट के साथ रखेंगे कि एनिमल के साथ रखेंगे, ये प्रॉब्लम आ गई। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ठीक है, एक और साइंटिस्ट आए और उनका नाम क्या था, R.H. व्हिटेकर। 1969 में R.H. व्हिटेकर जो थे, इन्होंने क्या किया कि इस फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को भी मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करने के बाद उन्होंने क्या किया, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में उन्होंने इस फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के जो ड्रॉबैक्स थे उसको उन्होंने दूर करने का प्रयास किया, और उन्होंने सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितनी 5 कैटेगरीज में, 5 किंगडम्स में बांटा। पहला एज यूजुअल यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स के लिए रखा उन्होंने मोनेरा। दूसरा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स के लिए उन्होंने रखा क्या, प्रोटिस्टा। फिर ऐसे मल्टीसेलुलर इंडिविजुअल्स जिनमें सेल वॉल की काइटिन की बनी हुई लेकिन वो हेटेरोट्रॉपिक थे, इसके लिए उन्होंने किंगडम बना दिया फंजाई। फिर
सारे के सारे प्लांट्स जो मल्टी सेलुलर हो, जिनमें सेल वॉल हो, क्लोरोफिल हो, उसके लिए उन्होंने बना दिया प्लांटी। और फिर सारे मल्टी सेलुलर बिना सेल वॉल वाले हेट्रोट्रॉपिक इंडिविजुअल्स के लिए उन्होंने बना दिया क्या, एनीमैलिया। तो ये जर्नी पहुंच गई 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आपका जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इस चैप्टर में हम लोगों को R.H. विटेकर के इसी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को फॉलो करना है। इस चैप्टर में बेटा हम लोग मोनेरा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, किंगडम फंजाई के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, किंगडम एनिमेलिया और किंगडम प्लांटी का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, और साथ ही साथ वायरस, वायरॉइड्स और प्रायॉन्स जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक की तरह कहे जाते हैं, उनके बारे में भी हमको इसी चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ना है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बस इतनी ही चीजें सीख रहे हैं। कल की क्लास में, अगले लेक्चर में, वीडियो नंबर 2 में हम लोग R.H. विटेकर के इस 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को शुरू करेंगे। हम ये देखेंगे कि कौन कौन से क्राइटेरियाज को R.H. विटेकर ने लिया, किसके बेसिस पर उन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाया, और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं इंडिविजुअल्स के, इसको समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।